गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली हम क्लास में हमने किया था बेसिक कंसेप्ट, और वो बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो सभी स्टूडेंट एक बार फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज करेंगे, देन हम ये चैप्टर आप स्टडी करोगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझेगा और ध्यान से सुनेगा और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करेगा, तो बहुत ही इजी चैप्टर रहेगा हमारा। ओके, तो सबसे पहले हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब रिलेटेड एग्रीगेट का मतलब क्या है? इसके रिलेटेड कंसेप्ट को ही हम रिलेटेड एग्रीगेट कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले मीनिंग नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम या मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। इसके बारे में स्टूडेंट्स जैसे 9th क्लास से ही आप स्टडी करते रहते हो कि व्हाट इज द नेशनल इनकम। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नंबर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, कि नेशनल इनकम इज द सम total of factor income. First concept is the important. Second, earned by normal residents of a country during the period of accounting year. Again accounting year जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था, और जो फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस है, ये दो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखते हो तो इन दोनों ही कंसेप्ट को ऐड करते हुए नेशनल इनकम को डिफाइन करते हो, देन आपकी नेशनल इनकम का डेफिनेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो फैक्टर इनकम होगी, और ये फैक्टर इनकम किसकी होगी? नॉर्मल रेजिडेंट्स की। तो अब ये फैक्टर इनकम क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं हम। फैक्टर इनकम आर द रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या है? रिवॉर्ड्स है। रिवॉर्ड्स यानी कि अर्न आया इनकम। ठीक है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होंगे हमारे? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की थी। लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और ओनर या हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों की जो इनकम होती है, ठीक है, ये वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद में इनको जो इनकम मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे? अर्न इनकम कहेंगे। ठीक है, अर्न इनकम क्या है? हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है किसी को, उस सर्विस के बदले में हमें इनकम मिल रही है। ये नहीं है कि कोई हमें ऐसे ही पैसा दे देता है तो वो हमारी इनकम बन जाएगी, नहीं। जैसे कि लेबर की हम बात कर रहे हैं, तो आपका कोई भी एक होटल है, होटल में कोई भी हमारे जैसे वेटर है, तो वो उसकी वेटर की जो सर्विस है उसके बदले में जो इनकम मिलती है वो उसकी वेजेस होगी या फिर उसकी अर्न इनकम होगी। ठीक है, जैसे इसको टिप्स में कोई देता है, वो भी एक प्रकार का इसकी सर्विस के ही बदले दिया जा रहा है, या फिर कोई ऐसे ही उसको गिफ्ट कर देता है, जैसे कि गिफ्ट दे दिया किसी ने, और किसी ने 1000, पैसा तो कोई नहीं देता है, गिफ्ट देता है। या फिर ऐसे ही आपको, जैसे आप हो अपने घर में, आपको किसी ने पैसा दे दिया है पर आपने कोई काम ही नहीं किया, ऐसे ही पैसा दे 100 दे दिया, 200 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, किसी ने 1000 दे दिया, तो वो एक प्रकार की अर्न इनकम नहीं होगी, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेशनल इनकम को डिफाइन करेंगे तो हम अर्न इनकम को लेंगे, और ये अर्न इनकम किसकी होगी? फैक्टर्स की होगी हमारी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर इनकम आर द रिवॉर्ड्स ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो फैक्टर इनकम कौन सी है? जो फैक्टर के द्वारा अर्न की गई इनकम है वही हमारी फैक्टर इनकम है। तो नेशनल इनकम का फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लियर कि जो भी जितने भी फैक्टर है उनकी इनकम को आप इनकी जगह ये भी इन ब्रैकेट में यू कैन राइट वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ब्रैकेट क्लोज, देन अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स।
ठीक है। तो अब इनकम की बात की जाती है तो एग्जाम्पल दिया था, तो टाइप्स भी आ जाते हैं हमारा, टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो एक तो होती है फैक्टर इनकम, इट इज द क्लियर, और नेक्स्ट है ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो फैक्टर इनकम जो हम सर्विस दे रहे हैं उन सर्विस के बदले में हमें इनकम मिलती है, तो वो हमारी होगी फैक्टर इनकम, ठीक है। और ये फैक्टर है, इनकी जो सर्विस है, सर्विस के बदले में जो इनकम है, दैट इज द फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम, तो यहाँ पे हम कोई भी सर्विसेज नहीं देते हैं, ठीक है। विदाउट एनी गिविंग सर्विसेज वी कैन रिसीव सम मनी, ठीक है। यहाँ पे अर्न मनी नहीं कहेंगे, हम रिसीव मनी कहेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम आर यूनिलेटरल, यूनिलेटरल यानी कि वन वे यूनिलेटरल पेमेंट्स, दीज इंक्लूड गिफ्ट्स इन कैश, स्कॉलरशिप to the students. These are not included in the estimation of national income. It is also important, ठीक है। तो जो ट्रांसफर इनकम होगी वो हमारी वन यूनिलेटरल पेमेंट्स या वन वे, ठीक है, यानी कि एक तरफ से ही हमें मिल रही है, ठीक है। फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं तो कोई भी, जैसे एक फर्म है, ठीक है, इस फर्म को एक लेबर है, ठीक है, लेबर इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी लेबर की, देन वो ये फर्म इसको क्या करती है, वेजेस पे करती है। तो ये टू वे होगी, लेबर अपनी सर्विस दे रहा है, फर्म उसको वेजेस दे रही है, तो ये टू वे। और वन वे में क्या होता है, ठीक है, जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट हमारी कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप, तो ये स्कॉलरशिप केवल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। अब स्टूडेंट गवर्नमेंट को कुछ भी सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वन वे है। तो ये हम यूनिलेटरल होगा, वन वे पेमेंट होगा, ठीक है। ये गिफ्ट भी हो सकता है, गिफ्ट इन कैश भी हो सकता है, स्कॉलरशिप भी हो सकती है। जैसे इसी प्रकार से हम बात करेंगे ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन भी गवर्नमेंट से जो हमारे ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको पे किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, यूनिलेटरल या वन वे, ओके। तो ये यूनिलेटरल वन वे होगा, विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज वी कैन रिसीव सम मनी, इट इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। इट इज द क्लियर कि ओनली फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट हमारा फैक्टर इनकम, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक इट इज द क्लियर, ठीक है। तो फैक्टर इनकम को ही लेंगे, तो इनकम हमारी टू टाइप्स की होती है, एक तो हमारी फैक्टर इनकम होती है, दूसरी हमारी ट्रांसफर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम हमारी सर्विसेज के बदले में हमें इनकम मिलती है, और ट्रांसफर विदाउट एनी सर्विसेज हमें इनकम रिसीव होती है, ठीक है। तो ये दिस इज द अर्न इनकम, दिस इज द रिसीव इनकम, डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर, अर्न एंड रिसीव। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंस। अब नॉर्मल रेजिडेंस की डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री are the people who normally reside in the country concerned was center of the economic interest lies in the country, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट ये जो आपको सेंटेंस है ये आपको ऐड करने हैं, तो दो नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन कंप्लीट। तो नॉर्मल रेजिडेंस क्या है, नॉर्मली रिजाइड इन द कंट्री कंसर्न, ठीक है। कंसर्न का मतलब कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं तो वो पीपल नॉर्मली उसी में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इंडिया, तो ठीक है। अब इंडिया में कोई भी कंपनी की बात करते हैं, जैसे कि हमारी BSNL जैसे गवर्नमेंट की है आपकी, और कोई रिलायंस है जैसे कि हमारी रिलायंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली रिजाइड इन द कंट्री कंसर्न, यानी कि कंसर्न कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में हम बात करेंगे कंट्री इंडिया। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है या कंपनी है आपकी, तो इस रिलायंस कंपनी कहाँ पे रिजाइड है, इंडिया में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है, वो जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, ठीक है, यानी कि कंट्री कौन सी, फिर से अगेन इंडिया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है, इंडिया में है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो ये हमारी रिलायंस कंपनी है तो ये प्रोडक्शन करेगी, इस प्रोडक्शन का जो सेल करेगी वो भी कहाँ करेगी, इंडिया में करेगी, और ये कंजम्पशन करेगी,
कंपनी, तो उस कंजम्पशन भी हमारी इंडियन इकोनॉमी से ही करेगा। और नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट, और ये फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करेगी वही हमारी इंडियन इकोनॉमी में करेगी। ये नहीं है कि यहाँ से वो प्रोडक्शन कर रही है, उसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्रॉफिट का वो फर्दर किसी दूसरी कंट्री में यूज कर रही है, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगी, प्रोडक्शन भी यहीं करेगी और उस प्रोडक्शन का सेल भी इंडिया में ही करेगी, और कंजम्पशन होगा हमारा वो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी से ही करेगी। और इन्वेस्टमेंट है यानी कि फर्दर जो अपना वो इन्वेस्ट करेगी, पैसा एक्सपेंडिचर करेगा फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, इट इज ऑल्सो इन इंडिया। ओके, तो नॉर्मल रेजिडेंस अगेन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 2 आपको ये सेंटेंस है इसमें ऐड करने जरूरी है। नॉर्मल रिजाइड इन द कंट्री कंसर्न, उसी कंट्री में नॉर्मली वो रह रहा है। ये नहीं है कि जैसे साल में है 10 दिन आ जाता है, या फिर 1 साल रह जाता है, या फिर वो 6 महीने रह जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहेंगे। वो नॉर्मली यहीं से रह रहा है, जैसे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लोग होते हैं जैसे कि 10 दिन के लिए आ गए, 6 महीने के लिए आ गए, अपने बिजनेस के लिए एक बार आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका पर्पज होता है कि पैसा कमा लेते हैं, फिर अपनी कंट्री में चले जाएंगे और वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर वो हमारा नॉर्मल रिजाइड नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिजाइड इंडिया में रह रहा है, देन वो इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ये नहीं है कि इंडिया में आउटपुट तो कर रहा है लेकिन वो पैसा कहीं और भेज रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि किसी भी पर्सन की कोई फैमिली है, फैमिली का कोई भी मेंबर है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है, हमारी यूएसए की। वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारी इसका ऑफिस इंडिया में भी है और यूएसए में भी है। सपोज इस फैमिली का कोई भी एक मेंबर है, ए पर्सन है, ये ए पर्सन हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करता है और ये यूएसए है, वहां पे करता है, इंडिया में नहीं यूएसए में कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो इसका मेन पर्पज क्या है, यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट में काम करना, देन यहाँ से जो पैसे अर्न करता है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए में वो परमानेंटली नहीं रह रहा है, उसका घर नहीं है, उसका घर और फैमिली कहाँ पे है, इंडिया में ही है। तो वो क्या करेगा, अपना पैसा इंडिया में पहुंचाएगा। जो भी इनकम उसने अर्न की है, इस इनकम को वो यूएसए में नहीं इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में करेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली को पहुंचाएगा और फैमिली जो भी है उसका बिजनेस कर रही है वो इंडिया में है, तो वो अपना पैसा इंडिया में लगाएगा। तो ये पीपल रहेगा तो कहाँ रहा है, यूएसए में रह रहा है, पर इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में है, वो यूएसए में नहीं है, यानी कि वो रह रहा है वहां पे, तो कंजम्पशन तो करेगा, प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन का मतलब कंपनी में काम कर रहा है, तो जो भी काम मिल रहा है कंपनी में वो करेगा। ओके, कंजम्पशन है वहां पे रह रहा है, तो इट इज क्लियर कि कंजम्पशन तो वहीं से करेगा, हर चीज इंडिया से नहीं लेके जा सकता, पर लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करेगा अपने आउटपुट करने के लिए, या मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेंडिचर होगा इन फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इट इज इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, नॉट इन यूएसए इकोनॉमी। तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में है, यूएसए में नहीं है, तो इट इज नॉट ए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए यूएसए इकोनॉमी, इट इज द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए इंडियन इकोनॉमी। आई थिंक इट इज क्लियर। एक बार रिवाइज दोबारा से रिपीट करते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर पीपल का कंजप्शन है और प्रोडक्शन है और इन्वेस्टमेंट है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री में करेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल दिया था कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, वो इंडियन है, इंडिया का पीपल है, ए पीपल काम तो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, यूएसए में है, ठीक है, तो यूएसए में काम कर रहा है, पैसा ले रहा है यहाँ से यूएसए से, ठीक है, उसको अर्न इनकम मिल रही है, ये अर्न इनकम फिर वो कहाँ पहुंचा देता है, इंडिया में, न कि यूएसए में। तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, इंडिया में, यूएसए में वो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो यूएसए के लिए नॉर्मल रेजिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक जो हमारी ये कंडीशन है कि नॉर्मली रिजाइड इन द कंट्री कंसर्न, ठीक है, तो वो नॉर्मली यूएसए में रह रहा है। पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सेकंड क्या है, वॉज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यूएसए में नहीं है, वो अपना पैसा यूएसए में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कहाँ करेगा, इंडिया में, तो वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा, किसका होगा,
इंडिया में। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या थी हमारी, नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम पूरी कंट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। सेकंड हमारा है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज ब्रॉड कंसेप्ट, डोमेस्टिक इज ए स्मॉल कंसेप्ट। और ये कैसे होगा थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद में हम करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ ए फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ ए फैक्टर इनकम, अगेन फैक्टर इनकम। ठीक है, generated within the domestic territory of a country, no matter it is the income occurring to residents or a non-residents of the country। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की हमने बात की थी, तो वो हमारा यही था नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। दोनों चीजें कि वो कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स। अब नॉन रेजिडेंट्स यानी कि एग्जांपल दिया था, इंडियन पीपल ये है, यूएसए में रह रहा है पर लेकिन वो यूएसए में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, तो वो इंडिया के लिए तो नॉर्मल रेजिडेंट्स होगा, पर यूएसए के लिए क्या रहेगा, ये नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, यूएसए इकोनॉमी के लिए क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जैसे ही हम डोमेस्टिक इनकम को लेते हैं तो इसमें हम फैक्ट्री इनकम को लेंगे और ये फैक्ट्री इनकम हमारे किसकी होगी, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम को। हम ये नहीं देखेंगे कि वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का रेजिडेंट्स है या नहीं है, हम ये देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो यूएसए से हो, जापान से हो, कहीं से भी हो, वो इनकम जो अर्न करते हैं वो 1 ईयर में उसका हम सम टोटल करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ये एक मैप देखते हैं इंडिया का। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होगी, जो ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, ये हमारी क्या है, पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो पॉलिटिकल रूप से हम इंडियन इकोनॉमी की जो बाउंड्री डिसाइडेड करते हैं, ठीक है, इसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। तो हमारी जो डेफिनेशन थी डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि इंडिया की जो ये बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हमारा इंडिया का पीपल हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो जापान का हो, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है, चाइना का हो, कई सारे अन्य अदर कंट्री के भी पीपल होते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, जैसे बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, श्रीलंका का हो, और कई अदर देश के पीपल रह रहे हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इंडिया में ये जो पीपल भी रह रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिटीजनशिप या रेजिडेंस को ये करे, मतलब कि उन्होंने वो रेजिडेंटशिप उन्होंने ले रखी है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई यूएसए का पीपल है, ठीक है, वो 2 साल के लिए या इंडिया में आया है बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस किया फिर चला गया। इसी प्रकार से जापान का वो कोई भी पीपल है 6 मंथ के लिए आया है, चाइना का पीपल है वो 5 ईयर के लिए आया है और इसके बाद में वो यहाँ से अपने कंट्री में चला जाएगा। पर इन ड्यूरिंग द 5 ईयर वो इंडिया में बिजनेस करेगा, पर पैसा इन्वेस्ट कहाँ करेगा, अपने चाइना में करेगा। काम कर रहा है इंडिया में, अर्न कर रहा है मनी, और वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना में। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई यूएसए का पीपल है, काम करेगा इंडिया में और पैसा इन्वेस्ट करेगा यूएसए में, इंडिया में नहीं करेगा। ठीक है, कई सारी हम कंपनी ऐसी देखते हैं, ठीक है, कि बाहर से कंपनीज आई रहती है, यहाँ पे पीपल या कंपनी हम बात कर सकते हैं, कंपनी आई हुई रहती है, यहाँ पे वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, पर जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट इंडिया में नहीं करती है, अपनी पर्टिकुलर कंट्री में ही करती है। ओके, तो अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया ये डोमेस्टिक इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को हम स्टडी करते हुए ये देखेंगे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें वो किसी भी कंट्री का पीपल है, ठीक है, तो उसने 1 साल में 1 ईयर का टाइम पीरियड लेते हैं, 1 ईयर में यानी कि अकाउंटिंग ईयर में उसने कितना इनकम अर्न की है। ठीक है, ये लेंगे तो ये हमारी क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम। ओके,
और नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम उसमें ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं करेंगे। नेशनल इनकम हम ये लेंगे कि इंडियन रेजिडेंस, इंडियन रेजिडेंस। अब ये इंडियन रेजिडेंस चाहे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया में ही रह रहा हो, आउटपुट कर रहा हो, चाहे वो यूएसए में रह रहा हो, चाहे तो वो चाइना में रह रहा हो, ठीक है, यूएसए में रहे, चाइना में रहे, कहीं पे भी रहे, पर वो क्या है, इंडियन रेजिडेंस है। यानी कि यूएसए में रह रहा है, पैसा इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, चाइना में है, पैसा इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो हम लेंगे। तो नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम में जो हमारा एक कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, उस कंसेप्ट को हम इग्नोर करते हैं। तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो पीपल है हमारा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के ही अंदर काम कर रहा है या फिर यूएसए चाइना में काम कर रहा है। तो वो होगा नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली हम ये कन्फाइंड कर देते हैं एरिया, कि इस एरिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के रेजिडेंस है, या फिर हमारे किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंस हो जाए, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर हमें ये देखना है कि इंडिया में कितने पीपल है। अभी हमारी इकोनॉमी की है 135 करोड़ पॉपुलेशन पर, लेकिन सभी लोग थोड़ी ना बिजनेस करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं इंडिया के पीपल, और कितने यूएसए से आए हुए, कितने चाइना से कंपनी आई हुई है, कितनी जापान से कंपनी आई हुई है। इन सभी की इनकम को हम ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक हमारी ये बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। ओके, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चल रहा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम लेंगे अगेन, ठीक है, फैक्टर इनकम यानी कि अर्न इनकम, अर्न इनकम, नोट की ट्रांसफर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या थी वो बता दिया आपको, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। पर लेकिन बेटा ध्यान में रखना कि डोमेस्टिक टेरिटरी है ये तो हमारी है पॉलिटिकल बाउंड्री। ओके, ये क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है, जो हम एक डिसाइड कर देते हैं एरिया, और पॉलिटिकल लेवल पे हमारा कोई भी पीपल या कोई भी अनदर कंट्री है वो इंटरफेयर नहीं करती। जिस प्रकार से चाइना है, यहाँ पे हमारा जो सिक्किम है, या असम में जो डोकलाम विवाद हुआ था वो लेके हुआ था, पर लेकिन ये पॉलिटिकल जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं तब होता है। इधर हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसको लेके पाकिस्तान और चाइना कई बार करते रहते हैं, पर लेकिन इंडिया ने यह बना रखा है कि हमारा ये इंडिया का है। जैसे पाकिस्तान है ना, तो वो क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर उसका पार्ट है, वो अपना पॉलिटिकल जो ये बनाता है, मैप बनाता है, तो उसमें ये जम्मू कश्मीर इंडिया को इतना ही पोर्शन दिखाता है, बाकी जो ये पोर्शन होता है वो अपना पाकिस्तान में दिखाता है। यहाँ से ऐसे लेके वो पाकिस्तान में चला जाता है, इतना ये। तो ये जो पोर्शन होता है वो इंडिया में, जम्मू कश्मीर का पोर्शन वो इंडिया में नहीं दिखाता है, पाकिस्तान वो अपनी कंट्री में दिखाता है। पर इंडिया जो मैप बनाती है इंटरनेशनल लेवल का, वो ऐसे बनाती है कि हमारा ये जम्मू कश्मीर हमारी इंडिया का ही पार्ट है, वैसे इंडिया का ही पार्ट है, पाकिस्तान तो ऐसे ही कहता रहता है। तो ये हमारी होती है पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है, मैप बना हुआ है, क्लियर है सभी को। पर इसी के साथ में इधर हम देख रहे हैं जो हमारा अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये वाला है, तो इस एरिया में भी इंडिया का कुछ पार्ट है, क्योंकि हमारा हम देख रहे हैं ना कि 1/4 पार्ट ही हमारा जो टोटल ये जो है हमारा सरफेस है अर्थ का, वो लैंड है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्या है हमारे वाटर, 3/4 क्या है, वाटर है। तो ये वाटर का जो पोर्शन है, तो ये जो जितने भी कंट्री है ना, उन्हीं का कुछ ना कुछ यहाँ पे उनका ये एरिया डिसाइडेड होता है। जैसे इंडिया है, पॉलिटिकल बाउंड्री बना दी, ये तो इंडिया हो गया। अब वाटर का एरिया है, इसमें भी इंडिया का कुछ ना कुछ ये हमारा एरिया रहता है, इसी प्रकार से चाइना का रहता है, ठीक है। आपने सुना होगा न्यूज में कि हमारे जो ये जो शिप जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, ये मछली पकड़ने के लिए यहाँ से कई बार बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। बे ऑफ बंगाल में जाते जाते ये इधर का पोर्शन हमारा पाकिस्तान का आ जाता है, ठीक है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ जो हमारा ये गुजरात है या राजस्थान है, गुजरात के साइड में ही है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से निकलते निकलते कई बार वे इधर से चले जाते हैं, तो इधर जैसे जाते हैं तो पाकिस्तान उनको पकड़ लेता है,
तो वो कहता है कि ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में आप क्यों आ रहे हो। इसी प्रकार से पाकिस्तान के कई लोग होते हैं, ये मछुआरे होते हैं, तो इंडिया के इधर जो ये हमारा जो एरिया होता है इसमें आते हैं, तो इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनको पकड़ लेते हैं कि पाकिस्तान वाले लोग हमारी इंडिया में क्यों आए हैं, ठीक है, तो इंडिया की जो जगह है उसमें क्यों आए हैं। तो ये बात है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उसी के साथ में कुछ हमारी जो वाटर एरिया है वो भी हमारा इंडिया का होता है, इसी प्रकार से अदर कंट्री का होता है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हम पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ में कुछ जो बॉर्डर या किसी का जो एरिया होता है उसमें हम वो भी एरिया हम इंक्लूड करते हैं, और वहाँ पे जो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो वो हमारी इंडिया में ही होगी। जैसे यहाँ पे फिशिंग की जा रही है और ये जो बॉर्डर का एरिया इंडिया का है, तो यहाँ से जो इनकम अर्न की जाती है इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। ओके, इसी प्रकार से इधर वाला एरिया है, श्रीलंका वाला एरिया है, इसके पास भी हमारा कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। ये काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, हमें यहाँ तक नहीं जाना है, वहां तक नहीं जाना, केवल ये देखना है कि इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ में कुछ हमारा सी का एरिया होता है, ठीक है। तो इस सी के एरिया में डिसाइडेड है ये इंटरनेशनल लेवल पे, हम अपने मन से नहीं बोलते हैं कि इतना एरिया इंडिया का है, इतना किसी कंट्री का है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइडेड है, इस डिसाइडेड एरिया में कोई अनदर कंट्री विदाउट एनी परमिशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वो एंटर नहीं कर सकती। ओके, तो नेक्स्ट हमारा था डोमेस्टिक टेरिटरी, क्लियर है ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। नो मैटर इट इज द इनकम अकरिंग टू ए रेजिडेंस ऑन नॉन रेजिडेंस ऑफ कंट्री, ठीक है, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंस हो या नहीं हो, यानी कि इंडिया का पीपल हो या यूएसए का हो, जापान का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम बन गया, ठीक है। चलो, काफी ये थोड़ा सा ब्रॉड वीडियो लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो हम यहाँ तक ही करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये डोमेस्टिक टेरिटरी कंसेप्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। Okay, goodbye students.